आ गया ये पावर पॉइंट आया अभी सभी के में? यस सर, आगे। चलो देखो, अभी हम जो है या तो डायमीटर निकाल रहे थे या लाइफ निकाल रहे थे, ठीक है ना, एसन कर्व का यूज करके, यस सर। है ना। अब वो एसन कर्व में क्या होता था, एक फटीग लाइफ होती थी एन, और एक उसका फटीग स्ट्रेस होता था एस एफ, ठीक है ना। और वो फटीग स्ट्रेस जो था वो नॉर्मली बेंडिंग के केस में होता है ऐसा, तो इसीलिए वो सिग्मा बी हम निकालते थे, सिग्मा बी इज इक्वल टू ऐसा, ठीक है। तो एक फटीग लाइफ और एक उसका स्ट्रेस, ठीक है। जब कोई बॉडी रोटेट होता रहता है तो उसमें फटीग लगता है, तो उसकी एक लाइफ होती थी और एक स्ट्रेस होता था, ठीक है। तो जो एन है, एन क्या चीज था, एन था एक्चुअल में आरपीएम, ठीक है ना। मतलब लाइफ मतलब क्या, कितना आरपीएम घूमेगा। जैसे घर में अपन पंखा खरीद के लाते हैं, ठीक है ना। जो पंखा होता है, पंखे की लाइफ कितनी होती है, पंखे की लाइफ होती है 8-10 साल चलता है, ठीक है। 8-10 साल चलता है, अगर अच्छा कंपनी का पंखा लिया, अच्छी बेयरिंग लगी होगी, तो एक्चुअल में पंखे की लाइफ मतलब बेयरिंग पे डिपेंड करती है, बेयरिंग कितना घूमेगा। बेयरिंग खराब हो गया मतलब पंखा बंद, ठीक है। तो बेयरिंग जो है, बेयरिंग क्या है, बेयरिंग का लाइफ कैसे देखते हैं, बेयरिंग का लाइफ उसकी रोटेशन से, है ना। तो ये एक एग्जांपल है इसका जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये उसका एग्जांपल है, ठीक है। क्योंकि बेयरिंग से लगा होता है शाफ्ट, शाफ्ट तो तभी तक घूम पाएगा ना जब तक बेयरिंग घूमेगी, ठीक है ना। तो बेयरिंग जो है, वो बेयरिंग जो है वो रोटेट करता है, और उसकी लाइफ जो है ना बेयरिंग के डब्बे के ऊपर लिखी होती है, ठीक है, कि ये 5 लाख रोटेशन मारेगा, ठीक है, या 1 लाख रोटेशन करेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जैसे 1 लाख रोटेशन है या 2 लाख रोटेशन है, ठीक है, 10⁻6 अपन ने पढ़ा ही है ना। इनफाइनाइट लाइफ कब कहलाता है, 10⁻6 को इनफाइनाइट लाइफ बोलते हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट लाइफ तक तो रह नहीं सकता, कोई पंखे में बेरिंग लगाएगा तो उसका लाइफ इनफाइनाइट तो होगा नहीं, तो वो 10⁻5 के आसपास होगा अगर अच्छी लाइफ होगी, है ना। मतलब 10⁻5 मतलब करीब करीब 1 लाख रोटेशन, ठीक है। तो 1 लाख रोटेशन, अब आप सोचो, इमेजिन करो 1 लाख रोटेशन पंखा लगाता है ना। उसके आरपीएम को देखते हुए तो आप उसका निकाल सकते हो कि वो कितने साल तक चलेगा उसको, है ना। तो यही यही अभी हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, कि कोई शाफ्ट रोटेट करता है ना, विद द हेल्प ऑफ बेयरिंग, तो उसकी लाइफ कितनी रहती है, उसकी फटीग लाइफ या फटीग स्ट्रेस उसका कितना डेवलप उसके अंदर होता है, ठीक है। लेकिन ये किसी शाफ्ट में अगर बार बार लोड बदलता रहे, ठीक है, अभी हम क्या एक फिक्स लोड ले रहे थे ना, ठीक है। अगर लोड बदलता रहे उसके आरपीएम के साथ, है ना, तब कैसे होगा। अब ये काम भी पंखे में होता है, कैसे, पंखा 1 में चलाओ तो अलग आरपीएम, पंखा 2 में चलाओ तो अलग आरपीएम, है ना। पंखा 5 में चलाओ तो अलग आरपीएम। अगर आप पंखा फुल स्पीड में चलाओगे तो उसकी बेरिंग जल्दी खराब होगी, क्योंकि उसका बेरिंग नंबर ऑफ आरपीएम या नंबर ऑफ रोटेशन ज्यादा लेगा, बात समझे ना, है। तो यस सर। उसकी बेरिंग जल्दी खराब होगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आरपीएम, जितनी लाइफ है उसकी, उसकी लाइफ जल्दी जल्दी कवर अप होगी, है ना, ठीक है। तो पंखा धीरे चलाओगे तो बरसों चलेगा वो, समझे ना, उसकी बेरिंग खराब ही नहीं होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, ये समझ लो कि एक पंखे का ही है, ठीक है। अपन ने एक पंखा खरीदा, ठीक है, उस पंखे में रेगुलेटर लगा है, उस रेगुलेटर में 1 2 3 4 5 करके 5 नंबर दिया हुआ है, 5 डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। और 5 डिफरेंट स्पीड जो है, दे आर कॉल्ड साइकिल्स, ठीक है ना।
5 डिफरेंट स्पीड्स आर कॉल्ड साइकिल्स, ठीक है। और हर एक साइकिल पे जो स्ट्रेस डेवलप होता होगा शाफ्ट के ऊपर, देयर वैल्यूज विल बी डिफरेंट, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ऐसा करके सिग्मा 5 तक, ठीक है। तो इसको इसको हम कैसे बता सकते हैं कि एक उसकी ओवरऑल लाइफ में कितने समय तक हमने उसको वन में चलाया होगा, ठीक है ना। जैसे मान लो कि पंखे की बेरिंग का ओवरऑल लाइफ 1 लाख है, 1 लाख, 1 लाख रोटेशन, 1 लाख रोटेशन के ऊपर गया तो खराब हो जाता होगा, ठीक है। तो वो 1 लाख रोटेशन में आप कभी एक में चलाए होगे, कभी दो में चलाए होगे, कभी चार में चलाए होगे, है ना, अलग अलग स्पीड में चलाए होगे ना, ठीक है। तो उसको हम परसेंटेज के थ्रू बता सकते है कि नहीं, कि हमने इसको 15% टाइम 1 की स्पीड में चलाया, हमने इसको 25% टाइम 3 की स्पीड में चलाया, और हमने इसको 75% टाइम या 65% टाइम हमने इसको फुल स्पीड में चलाया, ठीक है ना। तो इस तरीके से वी कैन डिवाइड द टोटल लाइफ इन परसेंटेज, ठीक है, ऑफ डिफरेंट आरपीएम्स, ठीक। तो अब यहाँ पर अब आपको ये बात समझ में आएगी जो यहाँ पर इतना बड़ा लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये अब आप देखो, एक पंखे का एग्जांपल लेके आप इसको समझना, ठीक है। एक रीडिंग लगाओ जरा, क्या लिखा हुआ है इसको, यहाँ तक शुरू से लेके लास्ट तक एक रीडिंग लगाओ। पढ़ लिए? यस सर। बात क्लियर है अभी? ये पंखे जैसा ही काम है ना। देखो क्या लिखा है, कुछ एप्लीकेशन ऐसे होते हैं मैकेनिकल कंपोनेंट में, इसमें स्ट्रेस लेवल जो है वो अलग अलग वर्क साइकिल में अलग अलग डेवलप होता है, ठीक है। अब इसको हम माइनर इक्वेशन नाम से एक इक्वेशन बनाते हैं, उसके थ्रू फाइंड कर सकते हैं लाइफ, ठीक है। तो सपोज एक कंपोनेंट है जिसमें कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, ठीक है, फॉर डिफरेंट साइकिल N1, N2, N3, ठीक। अब मान लो कि इसका नंबर ऑफ स्ट्रेस साइकिल कैपिटल N1 है बिफोर फटीग फेलियर, है ना।
और इफ ओनली द अल्टरनेटिंग स्ट्रेसेस क्या लिखा है, सिग्मा वन इज एक्टिंग। चलो मान लो कि पहला स्ट्रेस सिग्मा वन को केवल कंसिडर किया जाए, है ना, तो Yes, वो sir. टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितना लगा सकता है। मतलब अगर मैं पंखे को जिंदगी भर वन में ही चलाऊं, बात समझ जा, मैं पंखे को अलग अलग स्पीड में चलाता हूँ, है ना, उसके पूरे टोटल लाइफ में। लेकिन मान लो कि मैं पंखे को केवल एक ही स्पीड में चलाऊं, ठीक है, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होता होगा वो भी एक ही होगा, Yes, sir. है ना। तो उसको हमने यहाँ नाम दिया है N1, कैपिटल N1। कैपिटल N1 मतलब एक वन की स्पीड में चल रहा है पंखा, ठीक है। और सिग्मा वन मतलब वो उस समय जो स्ट्रेस डेवलप हुआ होगा वो, ठीक है। लेकिन ये कब की बात है, कैपिटल N1 कब लेना है, जब आप उसको लाइफ लॉन्ग उसी स्पीड पे चलाना चाहते हो, वन में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप उसको दो की स्पीड में चलाओगे तो उसकी लाइफ होगी N2, कैपिटल N2, ठीक है। और स्ट्रेस उसमें डेवलप होगा सिग्मा टू, ठीक है। तो ये जो कैपिटल N1 N2 है ना, ये वो स्पीड है जिसको आप शुरू से लेके आखिरी तक एक ही स्पीड में चलाओ, ठीक है। और ये स्मॉल N1 N2 जो है वो कौन सी स्पीड है जो एक्चुअल में हम चलाते हैं, कभी वन में चला दिया, कभी टू में चला दिया, है ना। तो ये जो है ये मतलब शुरू से लेके आखिरी तक का नहीं है ना। तो अब आप इसको प्रोपोर्शन में निकालते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ डैमेज, है ना, ड्यू टू फटिग। ये कितना होगा, हमने इसको N1 मतलब स्मॉल N1 लाइफ तक स्मॉल N1 स्पीड में चलाया, ठीक है, आउट ऑफ टोटल N1, ठीक। मतलब ये हो गया, ये हमने यहाँ इसका प्रोपोर्शन निकाला कि मैं उसको पूरी जो उसकी लाइफ बनती वन की स्पीड में, ठीक है, वन की स्पीड में उसकी पूरी लाइफ कितनी बनती, कैपिटल N1। लेकिन मैंने उसको पूरी लाइफ तक नहीं चलाया वन में, है ना, मैंने केवल ओनली स्मॉल N1 टाइम चलाया। कहने का मतलब है कि मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ तो ये समझ में आएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक 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 एग्जांपल आप देख लो तो आपको समझ में आएगा, है ना। स्पीड इक्वल टू वन में चला रहा हूं मैं, ठीक है। इसमें उसकी लाइफ जो बन रही है N1 बन रही है, N1 इक्वल टू 1,00,000 बन रही है, ठीक है। लेकिन मैंने उसको एक्चुअल में मैंने उसको केवल बहुत कम टाइम के लिए चलाया वन की स्पीड में। मान लो मैंने उसको केवल 5,000 चलाया, ठीक है, 5,000 रोटेशन तक ही चलाया, ठीक है। केवल 5,000 रोटेशन मैंने उसको वन की स्पीड में चलाया। नॉर्मली अपन वन स्पीड में बहुत कम चलाते पंखा, है ना, तो अपन बहुत कम चलाया उसको उसकी ओवरऑल लाइफ में, ठीक है। तो अब यहाँ रेशियो बनेगा ना, N1 अपॉन कैपिटल N1, मतलब मैंने उसकी टोटल लाइफ में उसको कितना परसेंटेज उसको चलाया, है ना, वन की स्पीड में, ठीक है। तो उसकी टोटल लाइफ में से मैंने उसको ओनली N1 बाई कैपिटल N1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5,000, है ना, अपॉन 1,00,000, ठीक है। तो ये कितना बनता है, ये कितना बनेगा परसेंटेज में अगर मैं देखूंगा तो ये परसेंटेज में आ जाएगा 1/20, है ना, 1/20, ठीक है ना। तो 1/20 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.04 पॉइंट
0.04, मतलब ओनली 4%, ठीक है ना, ओनली 4%, केवल 4% टाइम मैंने उसको उसकी पूरी लाइफ में से केवल 4% समय मैंने उसको 1 की स्पीड में चलाया। ठीक है, तो बात समझ में आया। ये क्या लिखा है, ये जो प्रोपोर्शनेट डैमेज, प्रोपोर्शनेट डैमेज मतलब 1 की स्पीड में चलाने से केवल वो 4% डैमेज हुआ। ठीक है, केवल 4% डैमेज हुआ। ठीक है, और 2 की स्पीड में वो ज्यादा देर चलेगा, है ना, 7,000 8,000 रोटेशन तक चलाएंगे हम उसको। ठीक है, तो इस तरीके से वो ज्यादा डैमेज करेगा। तो फुल स्पीड में चलाने से, मैंने आपको पहले ही बोला, फुल स्पीड में चलाने से मैक्सिमम डैमेज करेगा। ठीक है ना, तो ये स्मॉल n1 बाई कैपिटल N1 का मतलब समझ में आया। स्मॉल n1 अपॉन कैपिटल N1 जो हमने लिखा है, ये उसी वजह से लिखा है कि ये जो आपको दिख रहा है स्मॉल n1 बाई कैपिटल N1, ये वाला, ठीक है, ये दिस इज नथिंग बट एक तरीके से समझ लो कि एक परसेंटेज निकल के आता है। ठीक है, ये परसेंटेज निकल के आता है, परसेंटेज ऑफ डैमेज, परसेंटेज ऑफ डैमेज। ठीक है, तो अब डैमेज तो 1,00,000 रोटेशन के बाद वो डैमेज तो 100% होना ही है। ठीक है, तो अब ये देखो, ये पहला n1 अपॉन n1 क्या है, दिस इज 4%, यहाँ जैसे मैं लिखा, दूसरा वाला 15%, तीसरा वाला कुछ 20%, चौथा वाला कुछ ऐसा, है ना, ऐसा करते करते ओवरऑल ये 100% डैमेज। ठीक है ना, ओवरऑल अगर मैं परसेंटेज में देखूं तो ओवरऑल डैमेज इज 100%, या उसको आप बोलोगे ओवरऑल इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, इन डेसिमल अगर आप लेते हो 0.04, है ना, अब 0.01, 0.0, ऐसा 2.5, ऐसा करते, सॉरी डेसिमल में रहेगा ना सब। ठीक है, तो इस तरीके से वो 1 हो जाएगा टोटल मिला। ठीक है, तो कुल मिला के इसको शॉर्टकट में मैं ये बोलूं, माइनर इक्वेशन क्या है, माइनर इक्वेशन इज द समेशन ऑफ डैमेज क्रिएटेड इन डिफरेंट स्पीड ऑफ ए फैन। ठीक है, बात समझ में आया है, मैं क्या कह रहा हूँ, बात समझ में आया। देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन फिर से समझ लो। एक पंखा लाया हमने दुकान से खरीद के, दुकान वाले ने बोला 5 साल चलेगा। ठीक है, 5 साल इसकी मैक्सिमम लाइफ है, उसने बोला। ठीक है, मैक्सिमम 5 साल का इसका पंखे का लाइफ है। ठीक है, अब मैक्सिमम लाइफ कब होगी, जब आप उसको सबसे कम स्पीड 1 में चलाओगे तो मैक्सिमम लाइफ होगी। ठीक है, लेकिन घर में लाने के बाद हमने उसको अलग अलग स्पीड में चला दिया। ठीक है, तो अलग अलग स्पीड में चलाने के बाद उसकी लाइफ जो है वो 5 साल से कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो अब हम अलग अलग स्पीड में कितने बार चलाए। ठीक है, जैसे मैंने 1 में चलाया, कभी कभी 2 में चलाया, कभी 3 में, कभी 4 में, ऐसा मैंने अलग अलग टाइम चलाया। ठीक है, 1 में मैंने उसको 10 घंटे चलाया होगा, 2 में मैंने उसको 50 घंटे चलाया होगा। ठीक है, 3 में मैंने उसको 100 घंटे चलाया होगा। तो इस तरीके से ओवरऑल जो लाइफ थी, ठीक है, ओवरऑल लाइफ 5 साल बोलना भी ठीक नहीं था, ओवरऑल लाइफ इन आवर्स बोलना चाहिए था। ओवरऑल लाइफ मान लो कि उसकी 1,000 घंटे की थी। ठीक है, या 5,000 घंटे की थी, ऐसा बोल सकते हैं। तो उस 5,000 घंटे की लाइफ में आप देख रहे हो कि अलग अलग घंटे हमने इसको अलग अलग स्पीड में चलाया। ठीक है ना, तो ओवरऑल आप ये बोलोगे ना कि टोटल तो 5,000 ही आना चाहिए भाई उसकी लाइफ, है ना। तो वही चीज है यहाँ पर कि ये पहली स्पीड में अलग परसेंटेज में चला,
मतलब परसेंटेज उसका अलग है, भाई 5% मैंने फर्स्ट में चलाया, ठीक है, फिर मैंने 10% टाइम उसको दूसरी स्पीड में चलाया, फिर मैंने 25% टाइम उसको तीसरी स्पीड में चलाया, फिर मैंने 60% टाइम उसको चौथी स्पीड में चलाया होगा, ठीक है, और बाकी का बचा परसेंट मैंने उसको पांचवी स्पीड में चलाया। तो ओवरऑल सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ दिस ऑल परसेंटेज शुड बी इक्वल टू 1। होगा कि नहीं होगा? या 100%, परसेंटेज में बोलेंगे तो 100, डेसिमल में बोलेंगे तो 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अब लाइफ निकालना है, अलग अलग लाइफ, ठीक है। जब आपको अलग अलग लाइफ दिया हो, अलग अलग स्ट्रेस दिया हो, तो ओवरऑल लाइफ कितना होगा ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दिस इक्वेशन इज नोन एज माइनर इक्वेशन, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये देख लो, ये अल्फा, अल्फा क्या चीज है? अल्फा, अल्फा आर द प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन मतलब वही परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज। अल्फा इज नथिंग बट परसेंटेज, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फा इज परसेंटेज, ये परसेंटेज है भाई, है, तो परसेंटेज है अल्फा, ठीक है। तो n1 जो है दैट इज परसेंटेज ऑफ टोटल, टोटल लाइफ एन, ठीक है। जो पहली स्पीड है, फर्स्ट स्पीड जो है, ये कुछ परसेंट है भाई टोटल लाइफ का, ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी स्पीड है, सेकंड स्पीड जो है, ये भी परसेंटेज है कुछ ओवरऑल लाइफ का, ठीक है ना, ओवरऑल लाइफ का। तो इस तरीके से जब हम सबको जोड़ते हैं, ठीक है, सबको जोड़ते हैं तो डेट शुड बी इक्वल टू 1, ठीक है। टोटल लाइफ, टोटल लाइफ इज 1। देखो नीचे जो है वो लाइफ लिखा है, और वो जो टोटल लाइफ है दैट इज कॉल्ड एस 1, ठीक है ना। ओवरऑल लाइफ इज 1। तो पहली लाइफ जो रही वो अल्फा परसेंटेज टाइम, परसेंट टाइम तक रही, दूसरी लाइफ जो है वो अल्फा 2% टाइम तक रही, ठीक है। इस तरीके से सबको ऐड करना, तो दिस इज कॉल्ड माइनर इक्वेशन, ठीक है। और ये देखो ये लिखा परसेंटेज, सम ऑफ ऑल परसेंटेज शुड बी इक्वल टू 100%, या डेसिमल में 1, ठीक है। तो बस ये इक्वेशन को याद रखना है, इसी को अप्लाई करें। अब ये क्वेश्चन का डेटा देखो तो अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। द वर्क साइकिल ऑफ ए मैकेनिकल कंपोनेंट सब्जेक्टेड टू कंप्लीटली रिवर्स बाइंडिंग स्ट्रेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री एलिमेंट्स, प्लस माइनस 350 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फॉर 85% ऑफ टाइम, ठीक है। एक कंपोनेंट है, उसमें स्ट्रेस लगा 350 न्यूटन का, और क्योंकि कंप्लीटली रिवर्स बेंडिंग है इसीलिए प्लस माइनस लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, कभी टेंसाइल कभी कंप्रेसिव, ठीक है। 85% टाइम तक लगा, तो 85% टाइम बोलने का मतलब क्या दिया हुआ है, ये 85% क्या दिया हुआ है? अल्फा 1। अल्फा दिया हुआ है, अल्फा 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 1, अल्फा 1 मतलब हो गया 0.85, ठीक है, 0.85 दिया हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ये जो दिया हुआ दिस इज अल्फा 2, ठीक है, ये जो दिया हुआ अल्फा 3। तो आपको क्वेश्चन में अल्फा दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है सिग्मा 1, सिग्मा 2, ठीक है, एंड सिग्मा 3, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। अब इसके बाद हम आते हैं ये द मटेरियल फॉर द कंपोनेंट इज, एस यू टी भी दिया हुआ है यहाँ पर, एस यू टी, है ना, एस यू टी से ऐसे ही निकल जाएगा। एंड द करेक्टेड एंड्योरेंस लिमिट, करेक्टेड देखो यहाँ के भी निकालने का लफड़ा नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट जो करेक्टेड है मतलब एस ई, एस ई। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट दे दिया है। इस क्वेश्चन में के भी नहीं निकालने को बोला है ना, क्योंकि इसमें वैसे ही दूसरे काम ज्यादा है यहाँ पर। फाइंड द लाइफ ऑफ द कंपोनेंट, फाइंड द लाइफ एंड ओवरऑल लाइफ आपको निकालना है,
ठीक है ना, ओवरऑल लाइफ निकालना है। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास अल्फा वगैरह है, आपको एन निकालना है। आपको कमी किसकी है, आपको कमी है, आपको n1 नहीं पता, n2 नहीं पता, ठीक है, और n3 नहीं पता। जब आपको ये तीन नहीं पता है तो अब आप कैसे बनाओगे, क्योंकि माइनर इक्वेशन क्या है, माइनर इक्वेशन है अल्फा 1 अपॉन n1, ठीक है ना, प्लस अल्फा 2 अपॉन n2, ठीक है, और अल्फा 3 अपॉन n3। ठीक, इसी इक्वेशन का यूज किया जाएगा, ठीक है, n3 और इज इक्वल टू 1 अपॉन n। तो यही है जिससे n निकाल सकता है। अब आपको इसके लिए n1 n2 n3 निकालना होगा। कैसे निकलेगा, तो वो हमारा एसएन कर्व जो बनाते हैं हम, उससे निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले आपको एस यू टी दिया हुआ था, ठीक है, तो एस यू टी दिया हुआ था तो हम एक काम करते हैं, ये ग्राफ में जो जो वैल्यूज लगते हैं वो सब पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, ग्राफ में लगने वाले पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो ये देखो, सबसे पहले हम log 10.9 एस यू टी ये निकाल लिए, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर क्या ऐसी भी अपने को दिया हुआ था, ठीक है, सिग्मा 1 दिया, सिग्मा 2 दिया, सिग्मा 3 दिया, सबका लॉग निकाल के रख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये लॉग ऑफ सिग्मा जो है, दिस इज फटीग स्ट्रेस, ठीक है ना, तो लॉग ऑफ सिग्मा जो है वो हम यहाँ पर कहीं एक जगह से दिखा रहे हैं ग्राफ में, कहीं कोई सिग्मा तो अलग अलग है, ठीक है, तो अभी हम ये दिखा देते हैं कि लॉग ऑफ सिग्मा कहीं एक जगह ऐसा होगा, ठीक है, और सिग्मा 1 भी ले सकते हैं, इसको 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तीन अलग अलग ग्राफ बन जाएगा 1 2 3 के लिए, है ना, लेकिन अभी नहीं बनाना है, आप केवल एक ही लेके चलो। ये पहला वैल्यू यहाँ मार्क हो गया, ठीक है, सेकंड वैल्यू ये नीचे में मार्क हो गया यहाँ पर, ठीक है, स्टार्टिंग 3 से लेकर 6 तक है। जब यहाँ सिग्मा 1 लूंगा तो यहाँ पर n1 होगा, होगा कि नहीं, Yes, sir. ठीक है, ऐसे ही जब यहाँ सिग्मा 2 लूंगा तो यहाँ n2 होगा। तो मैंने पहले बोला कि तीन अलग अलग ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है ना, सिग्मा 1 लेने से n1 आएगा, ठीक है, सिग्मा 2 लेने से n2 आएगा, ठीक है, इस तरीके से तीन अलग अलग ग्राफ होगा। लेकिन अभी मेरे को तीन ग्राफ की जरूरत नहीं है, मेरे को बस ये जान के रखना है कि ये तीन अलग अलग एसन कर्व में हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये वैल्यू निकाल के रख लिए, है ना, आगे बढ़ू मैं। सर एक मिनट। हाँ, इसको नोट कर लो, नोट कर लो ये, हो गया सर। हो गया सर। हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमने यहाँ पर लॉग निकाल के रखा हुआ है सारे सिग्मा का, ठीक है। इसके बाद अब हम जाते हैं कि जो हमने एसन कर्व बनाया है, उस एसन कर्व में log टू द बेस 10 n ये अननोन है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये log टू द बेस 10 अननोन है, ठीक है, और वैसे ही log टू द बेस 10 सिग्मा भी अननोन है, क्योंकि अभी हम यहाँ वैल्यू नहीं डाले, ठीक है ना, ना यहाँ वैल्यू डाले ना यहाँ वैल्यू डाले, n अभी हमने डाला नहीं है, सिग्मा अभी हमने डाला नहीं। हम क्या करेंगे, दो ट्रायंगल ले लेंगे और दो ट्रायंगल लेके इक्वेशन लिख लेंगे, ठीक है। आप बुक में जो ट्रायंगल लिया है वही ट्रायंगल लेके भी बना सकते हो, और जैसा मैं बता रहा हूँ वो ट्रायंगल लेके भी बना सकते हो। आप ले सकते हो ये बड़ा वाला ट्रायंगल,
ठीक है, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग एंडिंग पता है, इसका भी स्टार्टिंग, देखो हाइट का स्टार्टिंग एंडिंग पता है और बेस का भी स्टार्टिंग एंडिंग पता है, ठीक है, तो आपका रेशियो तैयार हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और उसी तरीके से दूसरा आप ले सकते हो, दूसरा ट्रायंगल बुक में मेरे ख्याल से ये लिया हुआ है ना, तो उसने ऊपर वाला ट्रायंगल ले लिया है, ठीक है, तो ऊपर वाले ट्रायंगल से भी निकल जाता है, ठीक है। ये देखो इसमें भी स्टार्टिंग एंडिंग पता है, ठीक है, हाइट का और बेस का। और आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते थे ट्रायंगल, ठीक है, दिस इज ट्रायंगल 1, दिस इज ट्रायंगल 2, तो एनी वन, एनी वन आपको लेना है, ठीक है, एनी वन अमॉन्ग ट्रायंगल 1 एंड 2, ठीक है। आपको दोनों में से कोई एक ट्रायंगल लेके रेशियो बनाना है बड़े ट्रायंगल के साथ, ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी ले लो, बुक में ये वाला लिया हुआ है, तुम चाहो तो ये भी लेके बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ रेशियो बनाते हैं। ये क्या रेशियो है, ई एफ अपॉन ए ई, है ना, इज इक्वल टू डी वी अपॉन ए डी, ठीक, ऐसा ये रखे, वैल्यू वैल्यू रखे, ये इक्वेशन एक बन के आ गया। ध्यान देना यहाँ पर ये मैंने पहले ही बोला कि ये अननोन है ना, लॉग एन अननोन था और लॉग सिग्मा अननोन था, ठीक है, तो ये दोनों अननोन के फॉर्म में हमने इक्वेशन तैयार किया, ये वाला, ठीक है, ये इक्वेशन तैयार हुआ, इतना बड़ा ये इक्वेशन एक तैयार हो गया। अब इस इक्वेशन में आप डिफरेंट वैल्यूज ऑफ सिग्मा डालो और n1 n2 n3 निकाल लो। देखो n1 निकालने के लिए यहाँ पर पुट कर दिया सिग्मा 1, ठीक है ना, ये सिग्मा 1 पुट किया, ठीक, यहाँ सिग्मा 2 पुट किया, यहाँ सिग्मा 3 पुट किया, ठीक है, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 पुट करके आप निकाल सकते हो n1 n2 एंड n3, ठीक है। और उसके बाद फाइनली अब माइनर इक्वेशन है, माइनर इक्वेशन आप ये लिखा हुआ माइनर इक्वेशन में वैल्यू पुट करो एंड गेट द वैल्यू ऑफ, निकाल के देखो ओवरऑल इतना ही साइकिल आ रहा है कि नहीं आ यस सर, आ रहे। गया? यस सर।
ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हुआ खत्म, है ना। अब इसके बाद जो है, अब हम अगला टॉपिक जो चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास में चालू करेंगे, क्योंकि वो नया नया टॉपिक हो जाएगा अब, है ना। नया टॉपिक ये है कि वेरिएबल स्ट्रेसेस। वेरिएबल स्ट्रेसेस मतलब वेरिएबल तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उसमें वेरिएबल ये हो जाएगा कि जब कॉम्बिनेशन होता है ना। अभी हम कंबाइंड करके नहीं पढ़ेंगे, ध्यान देना। अभी हमने या तो बेंडिंग लगाया या एक्सियल लगाया, है ना। यस लेकिन सर। अभी हमने कंबाइंड नहीं लगाया, मतलब किसी ऐसा कंपोनेंट जिसमें एक्सियल भी लग रहा हो, है ना, टेंसाइल और कंप्रेसिव, और बेंडिंग भी लगा हो, टेंसाइल और कंप्रेसिव, है ना। ऐसा वाला अभी हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। उससे फटीग स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो तो और जल्दी हो जाएगा, है ना। फटीग स्ट्रेस और जल्दी डेवलप हो जाएगा। जैसे मान लो कि तुम बहुत हैवी कोई सामान लेके चल रहे हो, ठीक है, तो वैसे ही अपने शरीर में बोझा है ना। हमको चलने में परेशानी हो रही है, बहुत भारी सामान लेके चल रहे हो, अब पीछे से कोई तुमको धक्का दे दे, क्या होगा उसमें? गिर जाएंगे सर। हाँ, तो मतलब फटीग हो गया ना जी, संभाल नहीं पाया ना अपने आप को, है यस ना। सर। तो ये दो टाइप का लोड हो गया कि नहीं, है ना। ये एक लोड तो लगा ही था, दूसरा लोड और लग गया, तो उसमें आदमी संभल नहीं पाता। वैसे मशीन कंपोनेंट में होता है कि एक तरफ लोड लग रहा है और दूसरी तरफ से भी लोड लगा दोगे तो उसमें फटीग जो है वो बहुत जल्दी डेवलप है ना। तो ये जो है इसको कैलकुलेट करते हैं बाय थ्री थ्योरीज, ठीक है, जिसको बोलते हैं गुडमैन गुडमैन थ्योरी ऑफ फेलियर। थ्योरी ऑफ फेलियर नहीं बोलेंगे, गुडमैन गुडमैन लाइन बोलते हैं, गुडमैन लाइन। और दूसरा है सोडरबर्ग लाइन, ठीक है, गुडमैन लाइन, सोडरबर्ग लाइन। और तीसरा है, एक तीसरा लाइन नहीं होता, तीसरा पैराबोलिक, तो गर्बर पैराबोला बोलते हैं, गर्बर पैराबोला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा कि व्हाट इज गुडमैन लाइन, व्हाट इज सोडरबर्ग लाइन, है ना, और गर्बर पैराबोला क्या होता है, ठीक है। इन्होंने बताया है कि जब डिफरेंट टाइप के लोड लगते हैं, ठीक है, मतलब किसी बॉडी पे आ, ये जब लगे टेंसाइल और कंप्रेसिव लोड लगे, और उसका एंड्योरेंस या फटीग लाइफ जो है उसकी कितनी होगी, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ प्लॉट करके दिया हुआ, ठीक, फिर उस ग्राफ से हम वैल्यू निकालते हैं। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसकी थ्योरी बतानी होगी, और अभी अपना टाइम जो है ज़्यादा बचा नहीं है, 2 4 5 यूनिट बचा है, ठीक है। वो ठीक है, तो क्लास एंड करें अभी, यस सर। ठीक है। अटेंडेंस में ले लिया हूँ, है ना, स्नैप ले लिया हूँ, सर। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।